वेलकम टू माय चैनल एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम यूनिट 6। ओके, आज हम लोगों को पढ़ना है वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट कीजिएगा। वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं? वित्तीय संस्थान उन संस्थाओं का समूह है जो मौद्रिक लेन देन यानी जो रुपयों का लेन देन के निष्पादन के संबंध में कार्य करती है। ठीक है, वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं? जो मतलब एक ऐसा समूह है जो कि मौद्रिक लेन देन का निवेश करती हैं। किस पे? ऋण, जमा, निवेश और मुद्रा विनिमय। ठीक है, वे क्या कहलाती हैं? वित्तीय संस्थाएं। अब दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती हैं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं और गैर सरकारी। तो सरकारी वित्तीय संस्थाएं कैसी होती हैं? ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार द्वारा स्थापित और संचालित होती हैं, मतलब ऐसी संस्था जो सरकार चलाती है। ठीक है ना, जैसे एसबीआई, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी क्या है? सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देख लेते हैं गैर वित्तीय संस्थाएं। तो अर्ध सरकारी मतलब अर्ध सरकारी जो मतलब पूर्णतः सरकारी नहीं है, पूर्ण सरकारी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक के निर्देशन में कार्य करती हैं, मतलब सरकार की जो केंद्रीय बैंक होती है उसके अकॉर्डिंग वे वर्क करती हैं, पूर्णतः सरकार द्वारा नहीं संचालित होती हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ईटीसी। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कौन सी होती हैं? ऐसी संस्था जो गरीब लोगों को कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे स्वयं सेवी समूह, जैसे कुछ आप लोगों ने देखा होगा समूह होते हैं जो कि ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज पर पैसा देते हैं, उन्हें हम क्या सूक्ष्म समूह कहते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म वित्तीय संस्था का विकास किसने किया है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो है उन्होंने सूक्ष्म वित्तीय संस्था का विकास किया है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इन्हें क्या नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस क्या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का उन्होंने विकास किया, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, आप चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में आपकी दो प्रकार, जैसे भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है, और राज्य वित्तीय संस्थाएं में आपका संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत में भी आपको डिवाइड किया गया है, जैसे सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और अदर। ठीक है, और गैर संस्थान में आपका साहूकार, जैसे साहूकार भी आपको पैसे दे देते हैं ऋण लेकर, है ना, और अन्य व्यक्ति भी कोई आपको दे देता है, वो गैर संस्थागत हो जाता है। और संस्थागत में आपको जो बैंक रहती है वह देती है। ठीक है ना, तो क्लियर है। अब हमारा टॉपिक आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक आपका कौन सा कहलाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाता है? भारत का केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन बनेगा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग प्राधिकार इसको है, मतलब बैंकिंग अथॉरिटीज़ के पास है। ये क्या करता है? बैंकों को भी ज़रूरत पड़ने पर ऋण पर वो बैंकों को भी लोन देता है। ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग प्राधिकरण है, इसके पास बैंकिंग अथॉरिटी है। देश में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने का दायित्व इसी के पास होता है। मतलब बैंकिंग प्रणाली को किस तरीके से नियंत्रण करना है, वह इसका दायित्व किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्लियर हो गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा बैंकिंग अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास। केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। किस अधिनियम के तहत? 1934 के अनुसार। ठीक है, अधिनियम 1934 के अनुसार केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार। हमारा ये बनता है कि मतलब किस अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार है? तो अधिनियम 1934, शुरुआत 1 अप्रैल 1935। ठीक है, ओके। आधार दर आरबीआई द्वारा वर्ष 2010 में लाई गई, मतलब आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आधार दर किसके द्वारा लाई गई? आरबीआई द्वारा। किस वर्ष लाई गई? 2010 में। क्लियर। देखिए, आपको लोगों को जो भी डाउट रहता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है या कोई दिक्कत है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, ताकि इस चीज़ में इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ट लेके आएँ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर क्या है? आरबीआई एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की पुनः कटौती करता है। क्लियर हो गया। रिजर्व बैंक जो वाणिज्यिक बैंकों की रहता है वह पुनः कटौती करता है। मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में इसकी शुरुआत कब हुई थी? मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया है। मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। तो ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। 2010 में आधार दर आरबीआई द्वारा लाई गई थी। 2011 में मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, ओके। क्लियर होना चाहिए एक एक पॉइंट आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। रेपो दर किसे कहा जाता है? आपातकाल में यानी मुसीबत पड़ने पर जब भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज मतलब जिस इंटरेस्ट पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे हम क्या कहते हैं? रेपो दर। क्लियर हो गया। मतलब जब जो रिजर्व बैंक जिस दर पर देता है उसे हम क्या? रेपो दर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ठीक है, सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। ठीक है, 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब पहले कोलकाता में था सबसे पहले, फिर कोलकाता से मुंबई में कब किया गया? 1937 में। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1949 रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन है? सर ओसबॉर्न। ठीक है, सर ओसबॉर्न जो कि अंग्रेजी गवर्नर हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी गवर्नर पूछा जाए, पहले अंग्रेजी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के तो सर ओसबॉर्न। ठीक है, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। नेक्स्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चिन्हित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष एवं रॉयल बंगाल टाइगर को चिन्हित किया गया, मतलब दर्शाया गया है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करता है? तो वित्त मंत्री की सलाह पर। ठीक है, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, वर्तमान वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के ये तो हो गया था। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है? जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है उनकी सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख इनकी सैलरी होती है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन ये बनेगा कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष कौन सा कब से कब तक का होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक का आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। 1 जुलाई से 30 जून। ओके, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? मनमोहन सिंह, जो कि कौन से 15वें रहे थे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर हैं मनमोहन सिंह, जो कि वित्त मंत्री भी रहे हैं। आरबीआई की स्थापना जॉन हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर की गई। आरबीआई की स्थापना जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई। ठीक है, पूछा जा सकता है किसकी सिफारिश पर की गई? तो जॉन हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर की गई। रुपए के चिन्ह का निर्माण उदय कुमार। रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया है? उदय कुमार ने। याद रखना है, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया है? उदय कुमार ने। कौन से गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बेनेगल रामा राव। ठीक है, बेनेगल रामा राव का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। एक मिनट वेट। सबसे कम समय का कार्यकाल किसका रहा है? अमिताभ घोष का, 20 डेज का। सबसे ज़्यादा समय का बेनेगल रामाराव का, और सबसे कम समय का कार्यकाल अमिताभ घोष का। ठीक है, कितने दिनों का? 20 दिन का। 2021 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शांतिकांत दास। 25वें है जो कि शांतिकांत दास। ठीक है, शांतिकांत दास। ओके,
शक्तिकांत दास है, सॉरी शांतिकांत बोल रही हूँ, शक्तिकांत मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। 2021 में आरबीआई के गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास 25 पे, ठीक है। आरबीआई 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता है, ठीक है। आरबीआई सारे नोट जारी करता है, सिर्फ 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता है, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कितनी रखी है? आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई की कितनी है? 3.35%, ओके। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका 10.5 रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। 2021 से 22 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा 10.5 जीडीपी, ओके, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट 3.35। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 हो गया है, आरबीआई ने एमएसएफ और बैंक रेट कितना रखा है? एमएसएफ और बैंक रेट कितना रखा है? 4.25, ठीक है, 4.25। एमएसएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, कितनी? 4.25, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ आरबीआई के बाद आता है आपका राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका कुछ बैंक मैं बता रही हूँ जिनके मुख्यालय आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, वो आप लोगों को देखना है, क्योंकि बहुत आईएमपी है, आपका मुख्यालय पूछे जा सकते हैं। एसबीआई का मुख्यालय क्या है आपका? मुंबई। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? विनोद खारा, ठीक है, विनोद खारा, ओके। एसबीआई का चेयरमैन विनोद खारा और मुख्यालय मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय आपका कहाँ पर है? बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कहाँ है? पुणे में। कैनरा बैंक का बेंगलोर, कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है ना। और एसबीआई भी मुंबई, क्लियर। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का कहाँ पर है? आपका चेन्नई में, ओके। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय आपका चेन्नई। पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली, पंजाब एंड सिंधी बैंक न्यू दिल्ली, दोनों का। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंधी बैंक न्यू दिल्ली, ओके। यूको बैंक, यूको बैंक का कहाँ पर है आपका मुख्यालय? कोलकाता में। यूको बैंक का कहाँ है? कोलकाता में। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली, पंजाब एंड सिंधी बैंक न्यू दिल्ली, यूको बैंक कोलकाता। तो ये मुख्यालय तो आपको राष्ट्रीयकृत बैंकों के याद रखने ही हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। एसबीआई का भी मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, ओके। 4 सितंबर 1993, ठीक है, 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कौन सी बैंक में कर दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। या फिर बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कब कर दिया गया? तो 4 सितंबर 1993 को। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया। अब मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, अभी की बात है, अप्रैल 2019 की। तो आपसे पूछा जा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय कौन सी बैंकों में किया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक में, ठीक है। और एक मोस्ट टाइम पे बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अब पूछा जा सकता है देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी की बात आ जाती है, SEBI सेबी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब आप लोग सोच रहे हैं मैम ने अभी तक लिख के वीडियो बनाया, देन ये टाइपिंग आ गया है। तो देखिए 1-2 फैक्ट्स जो मैंने बुक से क्रॉप करके लिए हैं, है ना, क्योंकि इसमें इतना ही मुझे मिला अभी फ़िलहाल के लिए, और क्वेश्चन निकालने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन मेरा इम्पोर्टेंस ये है, अभी एग्ज़ाम पास आ गया है, तो जितने ज़्यादा हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ सकूँ, बस यही मेरी प्रायोरिटी है। तो देख लेते हैं, जैसे शेयर बाजार में चलने वाले व्यापक व बृहद कारोबार के विनिमय व नियंत्रण हेतु वर्ष 1988 में केंद्र सरकार द्वारा कानून पास करके एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पकड़ना है, गैर संवैधानिक संस्था, मतलब सेबी किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था।
कब? 1978। हमको याद कितना रखना है? 1978, ठीक है। और गैर संवैधानिक संस्था के रूप में भारतीय प्रतिभूति व विनियामक बोर्ड यानी सेबी की स्थापना की गई। सेबी की स्थापना कब की गई? 1978 में। किसके द्वारा की गई? केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। किस प्रकार की संस्था है? गैर सांविधिक संस्था। 3 पॉइंट हो गए हैं। जो आप लोगों को नोट करना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। 1978 केंद्र सरकार द्वारा गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है, सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को इसे संस्था को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ये भी नोट कर लीजिए, मुख्यालय मुंबई तथा कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में इसका क्षेत्रीय कार्यालय पूछा सकता है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, और कार्यालय मुंबई। ओके, अब आ जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। यह वे संस्थाएं जो अलग अलग उद्देश्य से संग्रहित बचतों को वित्तीय बाजार में निवेश करती हैं, ठीक है। अलग अलग उद्देश्य से संग्रहित बचतों को, मतलब जो बचत होती है उसको इकट्ठा करके, संग्रहित मतलब इकट्ठा करना, वित्तीय बाजार में निवेश करती है मतलब उसको खर्च करती है, गैर बैंकिंग संस्थाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया? एक बार और समझ लीजिए ये किस प्रकार की संस्थाएं होती हैं। ये मतलब अलग अलग उद्देश्य से संग्रहित बचतों को, मतलब जो बचत होती है उसको वित्तीय बाजार में निवेश करती हैं, क्या कहलाती हैं? गैर बैंकिंग संस्थाएं कहलाती हैं। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत भारत में ऐसी वित्तीय संरचनाएं जो बैंक नहीं है, ये क्या है? बैंक नहीं है, किंतु वह जमा राशि स्वीकार करती हैं तथा बैंकों की भांति ऋण सुविधा प्रदान कराती हैं। मतलब ये किस प्रकार की संस्था हैं? ये क्या करती हैं कि जमा राशि को ऋण के रूप में लोगों को तक देती। ये मतलब बैंक नहीं है लेकिन एक प्रकार की संस्था है जो कि ऋण और दूसरों को ब्याज पर, मतलब ऋण के रूप में दूसरों को ब्याज पर पैसे देती है, ठीक है। गैर बैंकिंग कंपनी या गैर वित्तीय संस्थान की संज्ञा से अविवाहित की जाती है। क्लियर होगा? जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक समूह रहता है जिसके द्वारा हम लोग, मतलब बहुत सारे लोगों के इकट्ठा हो जाते हैं जिनको पैसे लेना होता है और वे ऋण के ब्याज देकर वो पैसा ले लेते हैं, ठीक है। वो कौन सी संस्था होती है? गैर बैंकिंग संस्था होती है। इतना अच्छे से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान उन क्षेत्रों के लिए ऋण व्यवस्था करती है जहां ऋण अंतराल विद्यमान है, ठीक है। जहां पर ऋण मतलब नहीं मिल पाता है, ठीक है, अंतराल विद्यमान है, ठीक है। इन संस्थाओं के उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और मोटर कारों के लिए वित्त पोषण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है, ठीक है। इन संस्थाओं की उपभोक्ता क्या है? टिकाऊ वस्तुओं और मोटर कारों के लिए वित्त पोषण, मतलब कोई वस्तुओं के लिए या मोटर कारों के लिए वित्त को देना, ठीक है, महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। तो ये टॉपिक आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ये हमारी यूनिट 6 का लास्ट पार्ट था, वित्तीय संस्थाएं, तो ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन को प्रेस कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियोस मैं लेकर आ सकूं। आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।